बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ सिलेबस है ऑफ टेंथ सेमेस्टर के सिलेबस में हमने कहा था दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो था वो सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम था, जिसमें नोवल सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम था। वो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, बिफोर मिड भी किया है और कुछ फिर हमने पोस्ट कोरोना भी किया है। तो उसमें इंक्लूडेड थे हमारे नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, उसमें इंक्लूडेड थे फिर हमारे लिपोसोम नायासोम पैसिव एक्टिव पैसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम या कैरियर्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसी तरह उसमें कुछ और डिलीवरी सिस्टम जो कि टारगेट करते हैं हमारे स्पेसिफिक एरियाज़ को, जीआईटी में हो सकते हैं या फिर वो पेरेंट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली जीआईटी, जिसमें ऑस्मोटिक पंप भी हमने डिस्कस किया, हमने उसमें कोलोन टारगेटेड भी डिस्कस किया। तो इस वो वाला हमारा एक सेक्शन था जो कि सस्टेन कंट्रोल रिलीज का सेक्शन था हमारा। दूसरा सेक्शन जो है वो हमारा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का है, और ये हमारी जो हमने पहले पढ़ा है वो फोर्थ जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम था। फोर्थ जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम से मुराद ये है कि हमने टू प्रॉब्लम्स जो कि हमारे सेकंड जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थे उनको ओवरकम किया हुआ है। सेकंड जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमने एक प्रॉब्लम ओवरकम की थी फर्स्ट जनरेशन की, कि वो इन्वायरमेंट से डिग्रेड हो जाता था। वो चाहे इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थी या वो इन्वायरमेंट बॉडी की इन्वायरमेंट थी, उसमें डिग्रेड हो जाता था। तो हमने कोटेड सिस्टम अडॉप्ट किया था, वो सेकंड जनरेशन में आ रहा था। जब हमने वो अडॉप्ट कर लिया तो स्टिल देयर वर टू मेजर कंसर्न्स जो कि उसके साथ है। एक वो कि वो इमीडिएट रिलीज सिस्टम है, जो कि हमें फिर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी करनी पड़ती है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पेशेंट कंप्लायंस नहीं आती। सेकेंडली एक्सेसिव डोज ले लेने की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, हम स्टडी स्टेट लेवल जल्दी अचीव नहीं करते, ये वाला एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हम चाहते हैं कि ड्रग जब भी दी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने थेराप्यूटिक ऑर्गन को, थेराप्यूटिक पार्ट को जाके टारगेट करे, अदरवाइज वो किसी भी और पार्ट को टारगेट ना कर सके। तो क्योंकि जब भी ड्रग किसी और पार्ट में जाती है जिसमें वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ पे वो जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी उन इफेक्ट्स को हम साइड इफेक्ट्स कंसीडर करते हैं। तो साइड इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है कि ड्रग ओनली एंड ओनली रीच करे टू द टारगेट साइट। टारगेट साइट यानी कि जो कि डिजीज साइट है जहाँ पे हमें चाहिए। तो इस तरह की कंसर्न ये सेकंड जनरेशन नहीं शो कर रहा था। तो हमने एक जनरेशन को ओवरकम किया, एक प्रॉब्लम को ओवरकम किया इन द थर्ड जनरेशन, जो कि हमारी इमीडिएट रिलीज वाली प्रॉब्लम थी। हम चाहते थे कि वो ड्रग जब एडमिनिस्टर की जाए तो वो ज़्यादा देर प्लाज्मा में रहे, पेशेंट कंप्लायंस बढ़े, स्टडी स्टेट लेवल अचीव हो जाए, उसकी एलिमिनेशन जो है वो हम कंट्रोल कर सकें, हम उसकी रिलीज को कंट्रोल करें, तो और हम थेरेपी को डिज़ाइन करें। ये हमारा थर्ड जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम था। देन कम्स टू फोर्थ जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसमें हमने कहा कि हमने अब एडिशनली हमने उसको सस्टेन कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन एडिशनली अब हमने उसको टारगेटेड सिस्टम भी बना लिया है। अब वो डिजीज साइट को भी रेट भी, उसका रिलीज रेट भी वो होगा जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इमीडिएटली फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होगा। सेकेंडली वो सिस्टम जो होगा वो स्पेसिफिकली जाके टारगेट करेगा टू द डिजीज साइट और टू द थेराप्यूटिक साइट और टू द अब्जॉर्प्शन साइट और टू द मेटाबॉलिज्म साइट, जहाँ पे उसने जाना है, जहाँ से उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी रिक्वायर्ड है। तो इसको हमने कहा ये फोर्थ जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। फोर्थ जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम की भी फिर एक प्रॉब्लम है। वो मेजर प्रॉब्लम ये है कि फोर्थ जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी यूज़ होता है जब हम कहते हैं कि एक डिजीज़ पेशेंट को हो गई है, a patient is diseased, then we are using a drug delivery system which will actually eradicate the disease or will actually make a defensive system for the body to counter the disease. ये एक बेसिक प्रॉब्लम है हमारी साइंस में। साइंस में फिर ये प्रॉब्लम है कि क्यों हम वेट कर रहे हैं कि एक पेशेंट को वो डिजीज हो, या फिर हम क्यों ये वेट कर रहे हैं कि हम उसको रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन दें, कोई एक थेराप्यूटिक उसकी एक थेरेपी हो, उसकी डोजेज रेजिमेन हो या रजीम जिसको कहते हैं डोजेज रजीम हो, और वो एक कंट्रोल्ड रजीम हो जिसके अंदर हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकें, और फिर वो दोबारा भी हो जाए डिजीज। ऐसा भी ना हो कि हमने एक दफ़ा ट्रीट कर दिया है तो अब वो कभी भी ना हो उसको डिजीज, वो डिजीज उसको दोबारा भी हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ऐसे होना चाहिए कि अगर किसी पेशेंट को डिजीज हो गई है
तो वो एक दफ़ा हमें उसको ट्रीट करना चाहिए, फिर फॉर लाइफ टाइम उसको वो डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली थेरेपी। थेरेपी तो इसको कहना चाहिए, थेरेपी तो ये है। थेरेपी ये नहीं है कि एक दफ़ा किसी को डिजीज़ हुई, हमने ट्रीट की, उसको फिर दोबारा हो गई है और फिर वो दोबारा उसको हम ट्रीट करना शुरू हो गए। ये थेरेपी नहीं है। तो एक्चुअली थेरेपी वो होनी चाहिए कि एक बंदे को डिजीज़ हुई है तो आपने उस डिजीज़ को कंट्रोल कर लिया, आपने उसको ख़त्म कर दिया, अब वो दोबारा उस पेशेंट को नहीं हो रही। तो नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये थी कि हम वेट क्यों कर रहे हैं किसी पेशेंट को डिजीज़ के होने का। हम ये फाइंड क्यों नहीं कर लेते कि इस ऑर्गेनिज्म ने दुनिया में आना है तो इसको ये डिजीज़ है, ये इस डिजीज़ के साथ आएगा। हम उसका जेनेटिक मेकअप ही क्यों नहीं देख लेते कि इस पेशेंट इस तरह के जेनेटिक मेकअप में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सॉल्व कर लेते। हम वो इन्वायरमेंट क्यों नहीं देख सकते जिस इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म ने रहना है। तो हमें ये क्यों नहीं पता लग सकता कि वो जो इस इन्वायरमेंट में काउंटर करेगा, उस इन्वायरमेंट में ये हार्श सब्सटेंसेस हैं, ये उसकी बॉडी के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो इससे उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ये पहले क्यों नहीं फाइंड कर लेते, तो हम फिर इसके अगेंस्ट डिफेंस उसका बना के भेजें, वो बंदा इस डिफेंस के साथ है। तो इस कंसेप्ट को, ये जो 2 तरह के लाइन के कंसेप्ट हैं, वो उनको करने के लिए एक फील्ड इवॉल्व किया गया जो कि बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड था। फिर उसको हमने अडॉप्ट कर लिया, यानी कि इसको मेडिसिन के फील्ड ने अडॉप्ट कर लिया, हमने फार्मेसी के फील्ड ने अडॉप्ट कर लिया, तो इसका नेम इंटायरली बदल गया। बायोटेक्नोलॉजी से ये इंटायरली फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो बायोटेक्नोलॉजी इज समथिंग एल्स, वो बहुत छोटे लेवल की है, वो एप्लीकेशन के लेवल की नहीं है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ वो कह लें कि आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल की है, डायग्नोसिस के लेवल की है, कुछ ना कुछ उसमें प्रोडक्ट्स के लेवल की है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स इंटायरली ड्रग्स नहीं है, वो ट्रीटमेंट का पर्पस के लिए नहीं है। जब इसको हमने फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कहना शुरू किया, हमने उसके साथ अपनी साइंस को एडजस्ट किया, तो उस वक्त इसमें एक रेवोल्यूशन आ गई। तो अब जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो गई है इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से अब हम लोगों को, या ह्यूमन बीइंग्स को भी और हम एनिमल्स को भी और हम और तरह के भी ऑर्गेनिजम्स को, सबको मॉडिफाई कर रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसमें वो डिजीज नहीं हो सकती, या जिसको ज्यादा अडेप्टेबिलिटी होती है किसी भी इन्वायरमेंट को काउंटर करने के लिए, या वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मोर सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट का कानून होता है, तो वो ज्यादा फिटेस्ट होता है, तो वो सर्वाइव ज्यादा बेटर कर सकता है। तो इस तरह का हमने डेवलप कर लिया है बाय यूजिंग सम थेराप्यूटिक वे और ड्रग्स, जिनको हम कहते हैं, हमने वो ड्रग्स बना लिए। थेराप्यूटिकली हम ये काम कर रहे हैं। तो थेराप्यूटिकली जब हम ये काम कर रहे हैं, तो थेराप्यूटिकली जब हम काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो फिर फार्मास्यूटिकल का फील्ड होगा। अच्छा, अभी स्लाइड्स नहीं चलाई, अभी तो ये फर्स्ट स्लाइड का इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो इसलिए ये हमारा 5th जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। 5th जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये बिल्कुल इंटायरली हमारे 4th जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम से डिफरेंट है। 5th जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम फिर वो है जिसमें हमने अपने जो कन्वेंशनल वेज ऑफ ट्रीटिंग है, यानी कि हमने किसी ड्रग को कहते हैं कि ड्रग एक केमिकल कंपाउंड है, ऐसे ही है ना, ड्रग को हम कहते हैं एक केमिकल कंपाउंड है। तो केमिकल कंपाउंड को हम डिलीवरी सिस्टम में डालते थे और हम उससे ट्रीटमेंट करते थे। नहीं, अब हमने छोड़ दिया, नहीं, केमिकल कंपाउंड एक ड्रग नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक केमिकल कंपाउंड ही एक ड्रग है या वो थेरापेटिक सब्सटेंस है। थेरापेटिक सब्सटेंस कुछ और भी हैं, वो जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। हमारी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी थेरापेटिक सब्सटेंस है। जैसे एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स जो हैं, या हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज हैं, ये भी ड्रग्स हैं। ये किसी भी तरह से ड्रग से कम नहीं है, तो हम इनसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जब हमने ये सिस्टम इवॉल्व कर लिया, तो इसको हमने कहा कि ये फील्ड हमारा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी या 5th जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। आज हम स्टार्ट करेंगे विद दिस सिस्टम जो कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द टर्म बायोटेक्नोलॉजीज। मैंने इसको ज़रा सेपरेट कर दिया, बायो को अलहदा कर दिया है, टेक्नोलॉजी को अलहदा कर दिया, जिससे ये कंबाइन होकर बना हुआ है।
बायो हम हर उस सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं, हर उस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं जो कि लिविंग है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, तो जिसमें बायोलॉजिकल फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं वो बायो कहलाता है। मींस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें प्लांट्स हो सकते हैं, इसमें एनिमल्स हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सिमिलरली सो और तमाम तरह के जितने भी हमने फाइला पढ़े हुए हैं सारे फाइलों में। अच्छा, जो दूसरा ये बायो कहलाता है। टेक्नोलॉजी आगे वर्ड लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी भी हमने पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो फार्मा साथ लगा हुआ था, तो टेक्नोलॉजी वही थी जिसमें हमने टेक्निक्स को यूज़ करना है। वेरियस न्यू टेक्निक्स हो सकती हैं, कोई नया इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई ना कोई नई चीज़ हो सकती है, नई मशीन हो सकती है, कोई नया ही प्रोसेस हो सकता है, कोई न्यूअर नोवल मेथड हो सकता है, जिसको अडॉप्ट करके हम कोई प्रोडक्ट बना लें, कोई भी प्रोडक्ट बना लें जो बेनिफिशियल पर्पस के लिए है, वो किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज हो सकती है, उस फील्ड को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी किसी ना किसी बेनिफिशियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए होती है। जब हम कोई ना कोई प्रोसेस जो कि पहले नहीं यूज हुआ, कोई नया प्रोसेस है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि पहले नहीं उसके लिए यूज होता था, कोई नया इंस्ट्रूमेंट है, कोई ना कोई टेक्निक जो कि बिल्कुल नई टेक्निक है या नए तर्ज से किया गया है, इंस्ट्रूमेंट कोई नए तर्ज से यूज किया गया है, उसका वो एस्पेक्ट देखा गया है जो कि ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देता है, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो कंबाइंडली फिर ये जो है बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसको हम कहते हैं अगर हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करें, तो यूज ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनी देयर पार्ट्स, कोई भी उनके पार्ट्स ले लें, यानी कि जरूरी नहीं है पूरा प्लांट लेना है, पूरा एनिमल लेना है, पूरा उसका कोई पार्ट्स हो सकता है, वो पार्ट ले लें हम, ताकि हम कोई ना कोई प्रोडक्ट उससे बना लें जो कि यूजफुल हो, यूजफुल प्रोडक्ट हो, थेराप्यूटिक पर्पस की हो या कोई भी पर्पस की हो। बायोटेक्नोलॉजी में थेराप्यूटिक्स का कोई इतना रोल नहीं है, वो किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज होनी हो, यानी कि वो डायग्नोस्टिक हो सकती है, वो किसी ना किसी तरह किसी चीज को अवेलुएट करने के लिए यूज हो सकती है, तो वो कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट बन जाए जो कि यूजफुल हो और उसमें हम वेरियस टेक्निक्स को यूज करें, टेक्नोलॉजी होगी, हम टेक्निक्स को यूज करें वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी। तो इसमें हम कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है, इसको इन टर्म्स में कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन आप लगा दें जिसमें आप बायोलॉजिकल सिस्टम्स को यूज़ करें, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके डेरिवेटिव्स को, कि आप कोई एक प्रोडक्ट बना लें या किसी प्रोसेस को मॉडिफाई कर दें किसी स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए, स्पेशलाइज्ड यूज़ के लिए। तो आप किसी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन को यूज़ करें, यानी कि किसी टेक्निक को यूज़ करें, किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें, किसी भी प्रोसेस को यूज़ करें, किन के ऊपर? बायोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उनके किसी प्रोडक्ट के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी प्रोडक्ट के ऊपर। इस तरह से करें यूज कि हम उस प्रोडक्ट को ऐसे मॉडिफाई कर लें कि अब वो बेनिफिशियल बन जाए किसी और के यूज होने के लिए। यानी कि मैंने कहा लिवर एक पेशेंट का है तो दूसरे के लिवर के साथ उसका कोई तल्लक नहीं है, उसमें तो वो ऑर्गन रिजेक्शन हो जाती है। तो हमने उसको इस तरह से कर दिया, लिवर को ऐसा लिवर कर दें कि वो लिवर जब दूसरे में भी लगा दिया जाए, एक बंदे से निकाल के लिवर उधर कर दिया जाए, तो वो लिवर बेनिफिशियल रहे। ये मैंने ऐसे थेराप्यूटिक में एग्जांपल दिया, लेकिन एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का इससे तल्लक नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी का तल्लक है कि हमने किसी चीज़ की सीक्वेंस बनानी है, किसी डीएनए के अंदर, किसी भी सीक्वेंस के अंदर से ये एक अलील लेना है या हमने उसमें से एक जीन लेना है, उस जीन को हमने मॉडिफाई कर देना है, मॉडिफाई करके वो क्या रिजल्ट देता है, उससे क्या बनता है, ये बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, दूसरा फिर अगर हम कहें तो दूसरी टर्म जिसको फिर अब हमने इवॉल्व किया है वो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में अब फार्मास्यूटिकल वर्ड ऐड हो गया है, तो बायोटेक्नोलॉजी हमने पहले पढ़ लिया, तो अब फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल हम वेल अवेयर हैं, ये हमारा फार्मेसी का फील्ड है जिसको हम फार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जो है वो साइंस है जिसमें हम ड्रग्स बनाते, ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं या हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस की, थेराप्यूटिक सब्सटेंस की, डायग्नोस्टिक सब्सटेंस की, या अब हमने बात लिख ली यहाँ पे बायोलॉजिकल सब्सटेंस की। तो हम किसी भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस की, किसी केमिकल सब्सटेंस की, किसी थेराप्यूटिक सब्सटेंस की, किसी डायग्नोस्टिक सब्सटेंस की अगर हम कोई ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना, डीडीएस बना लें उसका, या उसको हम डोजेज फॉर्म पहले कहते थे, डोजेज फॉर्म बना लें, तो ये वाली साइंस जो कहलाएगी इस तरह का काम करने की, वो फार्मास्यूटिकल कहलाएगी या हमारी फार्मेसी कहलाएगी।
इसमें वो सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जो डेवलपिंग के लिए चाहिए, वो इवन डेवलपिंग से पहले उसको सबसे पहले इन्वेंट करने के लिए चाहिए या उसको सबसे पहले डेवलप करने के लिए चाहिए, वो भी फिर उसके बाद उसकी डोजेज फॉर्म डेवलप करने के लिए उसको फिर एनालाइज करने के सारे मेथड शामिल हैं इसमें, फिर स्टेबलाइज करने की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको फिर मार्केट करना है, पैकेज करना है, मार्केट करना है, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है इन टर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो इसी को हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी, फिर इंडस्ट्री अगर लगा दें तो वो इंडस्ट्री, वो एक फर्म जो कि ये काम करती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी। इसी तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये टर्म फार्मास्यूटिकल का थी। अगर इसको हम अटैच कर देंगे विद बायोटेक्नोलॉजी तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कि अब हमारा कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम जो है, यानी कि कोई सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, या सेल्स का कोई पार्ट हो गया, या फिर कोई मॉलिक्यूल हो गया उस सेल का, जो जिसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें एंजाइम्स या एंटीबॉडीज आते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज हम यूज करें, ये बायोटेक्नोलॉजी में से बात हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये था कि हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज करें, बायोलॉजिकल मटेरियल यूज करेंगे। तो हम कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम लें, सेल लें, टिश्यूज लें, या कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लें जैसे एंजाइम्स लें या एंटीबॉडीज लें, इनको लेके हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना लें। हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बना लें जो किसी थेरेपी के लिए यूज होनी है, कोई ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज होनी है, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए यूज होनी है, तो इसको हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि हम अब हमारी ड्रग वो नहीं है जो कि केमिकल, एक केमिकल मटेरियल है। हमने ड्रग्स को कहा ना कि ड्रग हमारी जो है वो केमिकल मटेरियल होती है, तो यहाँ ड्रग हमारी केमिकल मटेरियल अब नहीं है। देयर इज नो केमिकल मटेरियल, सारे के सारे क्या हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं। वो आइदर पूरा सिस्टम हो सकता है, यानी कि टिश्यू या सेल पूरा सिस्टम हो सकता है, या उस सिस्टम के कोई पार्ट हो सकता है, उसका कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि कोई एंजाइम या एंटीबॉडीज हो सकती हैं। तो इनको हम यूज करेंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, तो ये बन जाएगी हमारी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। अब थोड़ी सी मैंने नीचे क्रिटिकल डेफिनेशन लिखी है, ये इसमें से वो चीजें निकाल दी, ज्यादातर चीजें निकाल दी जो ऊपर की डेफिनेशन हमें समझा आ रही है। ऊपर की डेफिनेशन हमें बहुत ब्रॉडर सेंस इंडिकेट कर रही है कि हर सेल को, हर टिश्यू को, हर तरह के उसके प्रोसेस को, मॉलिक्यूल को लेके हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसको ये मिसलीडिंग थोड़ी सी है। एक डॉली शीप भी बना ली गई थी इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कि वो भी एक प्रोडक्ट थी जो कि एक नए सिरे से बनी हुई थी। हमने कहा था डॉली शीप को कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं मर सकती, क्योंकि उसके सेल डिवाइड करते रहेंगे, नए से नया बनते रहेंगे, तो वो जब डिवाइड करते रहेंगे तो वो एक प्रोसेस बनता रहेगा। लेकिन डॉली शीप में क्या हुआ था, डॉली शीप हमने उसकी डिवीजन तो कंट्रोल कर ली कि वो डिवाइड करती रहेगी, लेकिन हमने उसकी डेथ कंट्रोल नहीं की। जिस सेल ने डिवाइड करना था उसने डाई भी करना था। तो ऑन वन डे, एक दिन, जिस दिन उसी सेल की, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा था, वो डिवाइड होकर नया बन रहा था, तो उसी सेल का जो डेथ का डे था, ऑन दैट डे 21st डे, वो सारे के सारी डॉली शीप मर गई। तो इसका मतलब है साइंस ने यहाँ से टर्न लिया, साइंस ने यहाँ से एक यू टर्न लिया। ये फॉर वेल बीइंग था, यानी कि यहाँ से हमें पता लगा कि हम इस एस्पेक्ट पे नहीं जा सकते। साइंस को ये समझ आई कि हम क्योंकि डेथ डिजाइन नहीं कर सकते, बहुत कोशिश की गई कि डेथ डिजाइन कर ली जाए कि इतनी जल्दी सेल डाई नहीं करेगा, ये नहीं डाई करेगा, लेकिन वो डिजाइन नहीं की जा सकी। बायोलॉजिकल सिस्टम की डेथ डिजाइन नहीं की जा सकी। अभी तक हमने कंप्यूटर सेल्स की डेथ डिजाइन की है, हम बायोलॉजिकल सेल्स की डेथ को डिजाइन नहीं कर सके। तो जब हम उसको नहीं डिजाइन कर सके तो फिर हमने इस फील्ड को छोड़ के हमने उसको थेराप्यूटिक के लिए यूज करना शुरू किया। तो फिर ये थोड़ी सी क्रिटिकल होगी डेफिनेशन। इन द क्रिटिकल डेफिनेशन it is included only technologies which is needed to produce biopharmaceuticals। ये आगे जाके एक टर्म मैं आपको समझाऊंगा, बायोफार्मास्यूटिकल्स। हम कहते हैं कि बायोफार्मास्यूटिकल्स यानी कि मेडिसिन की बात हो रही है, और बायो जो कि बायोलॉजिकल से डिराइव हुई हैं। इसमें फिर वो निकल गई सारी, जब हमने ये बात कर दी इसमें से वो निकल गई नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, जो कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं की हुई हैं। जैसे हम एंटीबॉडीज की बात करते थे, सिंपल एंटीबॉडीज की, हम सिंपली एंटीबॉडीज कहते हैं कि हमने एक एंटीजन किसी लिया और वो हमने किसी एनिमल में लगा दिया, एनिमल में वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, हमने वहां से ली एंटीबॉडीज, उसको हमने ह्यूमन में इंजेक्ट कर दिया, तो ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी होगी? नहीं, ये फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बायोफार्मास्यूटिकल है। अगर हमने जब उसको प्रिपेयर किया है तो हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है,
तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो होगी, यानी कि अगर हमने ब्लड ड्राइव्ड मेडिसिन, जैसे मैंने आपको एंटीबॉडी का एग्जांपल दी, वो जो कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो वो इसमें से एक्सक्लूड हो गई, वो नहीं शामिल हमारी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। ओनली ब्लड ड्राइव्ड मेडिसिन शामिल है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो होंगी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो होंगी वही सिर्फ हमारी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में होंगी। अच्छा, तो अंडरस्टैंडेबल है। तो एक छोटी सी अगली स्लाइड है जो कि हम थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लें, 3 मिनट रहते हैं तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमने अब आइडेंटिफाई किया है कि ये जो पहले बहुत अरसे से बन रहा है वाइन ग्रेप्स से या कुछ और भी फ्रूट से बन रहा है, तो उनमें से ग्रेप्स सबसे पहले ग्रेप से बनना शुरू हुआ। इन द बहुत हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री की बात की जा रही, तो ग्रेप से वाइन बनना शुरू हुआ। तो वो हमने प्रोसेस देखा कि वो प्रोसेस अब हमने फाइंड किया कि एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जो कि यीस्ट करता है। तो एक्चुअली ये एजिस से बन रहा है वाइन विदाउट आइडेंटिफाइंग एनीथिंग कि ये कोई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये किसी तरह का भी कोई एक केमिकल प्रोसेस नहीं है, यानी कि इसमें कोई हमने बाहर से केमिकल सब्सटेंस ऐड नहीं किया, ये कोई एक बायोलॉजिकल मटेरियल ऐड किया, यानी कि यीस्ट एक हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐड किया है जिसने ग्रेप्स को कन्वर्ट कर दिया वाइन में, मिल्क को कन्वर्ट कर दिया योगर्ट में। तो ऐसा जो प्रोसेस है ये बड़ी अरसे से जाना जाता है, बड़े अरसे से देखा जाता है, लेकिन ये अब आइडेंटिफाई हुआ है कि ये भी कोई बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो हिस्ट्री में हमने ये आइडिया यहाँ से लिया है। एक दूसरा इसका इस प्रोसेस का भी उस वक्त तक हमें कोई आइडिया नहीं था। फर्स्ट जब 1870 में सबसे पहले लुइस पास्चर ने एक बात की थी। लुइस पास्चर ने ये कहा था कि जो भी सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनमें कोई ना कोई चीज चेंज हो रही है, कुछ प्रोसेस हैं जो कि एक्चुअली कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्जन्स हो रही हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में। उसने देखा होगा प्रोटीन बन रही होगी, राइबोसोम प्रोटीन बना रहे हैं, तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कुछ चीजें कन्वर्ट हो रही हैं। तो उसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि ये जो चीजें जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये कोई एक सब्सटेंस कर रहे हैं, कुछ सब्सटेंसेस कर रहे हैं, इनको हम केमिकल प्रिकर्सर्स कहते हैं। तो केमिकल प्रिकर्सर्स जो हैं वो इस प्रोसेसेस को इवॉल्व करते हैं, तो इसलिए उसने इनको नेम दिया कि ये कोई सादा प्रोसेसेस नहीं है केमिकल कन्वर्जन्स, ये एक्चुअली बायोकेमिकल कन्वर्जन्स है। उसको नहीं पता था एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स का नहीं उसको आइडिया था, उसको सिर्फ ये आइडिया था, उसको उसने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया कि ये जो प्रोसेस हो रहे हैं ये केमिकल प्रिकर्सर जो हैं ये एक्चुअली कोई ऐसे प्रिकर्सर्स हैं जो कि कैटालिटिक एक्शन देते हैं, वो उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं जिससे ये केमिकल कन्वर्जन होती है। तो वो कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है, वो कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। तो उसने उन केमिकल कन्वर्जन को बायोकेमिकल कन्वर्जन कहा। तो फिर उसके ये कहने के बहुत अरसे के बाद पता लगा कि ये जो कैटालिटिक एक्शन होता था ये एंजाइम्स की वजह से होता था। तो एंजाइम्स जो थे वो फिर टूल्स बन गए हमारे आज के जो नए ऑप्टिमाइजेशन की है हमने सारे ट्रेडिशनल प्रोसेसेस की कैटालिसिस के, वो उस एंजाइम से की है। तो एंजाइम्स हमारे कैटालिटिक टूल्स हैं प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस में। चलो इंशाल्लाह बाकी बच्चों फिर अगली दफ़ा अगले लेक्चर में हम इसको जूम में कंसिडर करेंगे। तो उस वक्त तक अल्लाह।